नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। कालजयी कहानियाँ लेकर आती हूँ साहित्य तक पर। आज इनकी श्रृंखला में कुर्तुल एंड हैदर की लिखी कहानी फोटोग्राफर लेकर हाजिर हूँ। मौसमी बहार के फलों से घिरा बेहद नजर फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टीले के ठीक नीचे पहाड़ी झील है। एक बलखाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वालरस की जैसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए हुए एक टिन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिज्म के इलाके में तो है नहीं, इस वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं। चुनांचे जब कोई माहे असल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है, और जब माहे असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में चौकस मिलते हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर भला कहाँ जाएगा। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, बरतानवी प्लांट्स, सफेद 16 हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जागीरदार ओहदेदार, उनकी मेम लोग साथ में, और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमेरिकन भी आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए, या फिर सरकारी अफसर या नए ब्याहे शामों को झील पर झुकी धनुक का नजारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका जिंदगी में वजूद नहीं। क्यों हम जहाँ जाते हैं फना हमारे साथ है, हम जहाँ ठहरते हैं फना हमारे साथ है, फना मुसलसल हमारी हम सफर है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर उतरे। ये दोनों अंदाज से माहे असल मनाने वाले मालूम तो नहीं होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए और ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बड़े कमरे। ये कमरा मैं लूंगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती हुई दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मजदूर साफ नजर आ रहे थे, जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मशरूफ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफर के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफातन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समाज से आरी था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थी।
उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड उसके सामने मेज पर रखे थे। ये अपने घर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरस्रार मशरिक के एक पुरस्रार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात थी, रात गहरी होती गई। दफातन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुकाम की दवा पीना ना भूलना। नौजवान ने फिक्र से कहा। हाँ, शबा खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरे में पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुनक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील कर कर श्रृंगार मेज की दराज खोल दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना स्याह किमोनो पहनकर दरवाजा खोला। नौजवान जरा खैराया हुआ था, सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा? लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हाल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताजा फूलों के अंबार उनके नजदीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द व सफेद तितलियां सब्जे पे उड़ती फिर रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नामुदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है। उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख गया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मशरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडरा रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया है कि तुम फला फिल्म स्टार तो नहीं हो। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी, मगर इस जगह पर किसी ने उसका नाम भी न सुना था। नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर मौसीकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई न पहचान सका। इन दोनों को अपनी आर्जी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोश मुसर्रत में शरीक हो चुका था। नाश्ता के बाद दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़ी ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुक कर कहा, फोटोग्राफर लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी? फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर कारज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमासान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मशरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनुक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इधर आइए। बड़ा लसान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यू का मुंतजर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जा खड़े हुए।
लड़की की आंखों पर धूप पड़ रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधिया सी दी। क्लिक क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी, थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे। संध्या की नारंगी रोशनी में देर बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निवासी मंजिल के वसीए और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आकर बैठ गए। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने को ही ना आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की मैयत में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी न रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब, ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, उस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वालरस की जैसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टिन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है जो अब नई फजाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की की बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पोंछ कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुर्राक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेट रही। कमरा बहुत सर्द था। उन्होंने सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उनका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बैरी ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज में एक झल्लाहट आ गई।
और यहाँ का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की, फिर खातून के झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही, उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कारजारे की हयात में घमासान का रन पड़ा है, इसी घमासान में कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती हुई कोच की तरफ चली गई। वालरस की जैसी मूंछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। कुर्तुल एंड हैदर उर्दू साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनका पूरा नाम मुस्निफ़ा कुर्तुल एंड हैदर था। वो 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके प्रशंसक व चाहने वाले उन्हें एनी आपा कहकर बुलाते हैं। एनी आपा बचपन से रईस व पाश्चात्य सभ्यता में पली बढ़ी थी। उनके पिता सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू के जाने माने लेखक तो थे ही, ब्रिटिश शासन के राजदूत भी थे। वो अफगानिस्तान, तुर्की आदि देशों में तैनात थे। उनकी माँ नजर बिनते बाकिर भी उर्दू की लेखिका थी। आग का दरिया उनका सबसे चर्चित उपन्यास है। सफीने गमे दिल, आखिरी शब के हमसफर, कारे जहां दराज है, गर्दिशे रंगे चमन, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, चार नॉवेलेट, पोहे दमाबंद, गुलगश्ते जहां, दकन सा, नहीं ठार संसार में, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है उनकी चर्चित कृतियां हैं। उन्होंने हेनरी जेम्स के उपन्यास पोएट्रेट ऑफ अ लेडी का अनुवाद, हमी चराग हमी परवाने और मर्डर इन द कैथेड्रल का अनुवाद कलीसा में कत्ल के नाम से किया। आदमी का मुकद्दर, आल्प्स के गीत, तलाश उनकी अन्य अनुदित कृतियां हैं। सन 1967 में आखिरी शब के हमसफर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1984 में पद्मश्री, गालिब मोदी अवार्ड, 1985 में उनकी कहानी पतझड़ की आवाज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1987 में इकबाल सम्मान, 1979 में अनुवाद के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1989 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1989 में ही पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। जीवन भर जमकर लिखने वाली एनी आपा ने 21 अगस्त 2007 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। कालजयी कहानियों की कड़ी में मैं सारिका पंकज लेकर आई थी आज उनकी कहानी फोटोग्राफर। अगले रविवार को अगली कालजयी कहानी के साथ आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।